बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित सो कॉल्ड मैच फिक्सिंग का आरोप लगाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची में हेरफेर और मतदान प्रतिशत में असामान्य वृद्धि हुई और यह चुनावी धांधली का ब्लूप्रिंट अब बिहार में लागू हो सकता है। इस बयान पर बिहार में सनसनी मच गई, सियासी संग्राम छिड़ गया। एनडीए की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई, जबकि महागठबंधन ने इसे जनता के हित में उठाया गया मुद्दा करार दिया है। यह विवाद बिहार के सियासत में नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि एनडीए के नेता अब यह कहने लगे हैं कि बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने महागठबंधन की हार मान ली है। आखिर इसके राजनीतिक मायने, राजनीतिक संदेश क्या है? क्या राहुल गांधी ने वाकई चुनाव से पहले हथियार डाल दिया है? क्या वाकई चुनाव से पहले हार की एक कवायद है? क्या राहुल गांधी ने वाकई में एक तरह से सेल्फ गोल कर दिया है, या फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर एक बड़ा दांव चला है? ये राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है। इसी मुद्दे पर आज बड़ी डिबेट, लेकिन उससे पहले जान लीजिए राहुल ने चुनाव आयोग पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। तो आरोप जो लगाए गए वो ये कि ईसी चुनने वाली टीम में गड़बड़ी की गई, वोटर लिस्ट में नकली नाम जोड़े गए, वोटिंग का आंकड़ा जानबूझकर बढ़ाया गया, बीजेपी को जिताने के लिए फर्जी वोटिंग और सबूतों को छिपा लिया गया। राहुल के आरोप पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, एलिबाई एक्सक्यूज बनाना है, इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना है। अभी तक सेना पर वो निशाना साध रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर, फेलियर, छुटपुट बताना। फिर सांसदों पर निशाना साधा, सांसदों की तुलना आतंकियों से की जयराम रमेश ने। अब संवैधानिक संस्थाओं की बारी है। अगर चुनाव हारे तो इलेक्शन कमीशन खराब, अगर चुनाव जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए गए चुनाव तेलंगाना में ठीक होते हैं, कर्नाटका में ठीक होते हैं, हिमाचल प्रदेश में ठीक होते हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीते वहां ठीक होते हैं, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीते वहां ठीक होते हैं, जम्मू कश्मीर में कोई जीते वो ठीक होता है, झारखंड में एलाई पार्टनर जीते वो ठीक होते हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाते हैं। राहुल गांधी ने तो बोला ही है कि फाइटिंग इंडियन स्टेट मेरा एजेंडा है। विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने ये सब बातें की है। पूरी दुनिया में जब इलेक्शन कमीशन का डंका बज रहा है, तब राहुल गांधी शंका उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो आने वाले चुनाव भी हारने वाले हैं, तो एक एक्सक्यूज बनाकर रखना है। दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब जरूरत आत्ममंथन करने की है, तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया, तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। और जो लोग चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं, और जिनका समर्थन यहाँ के क्षेत्रीय दल करते हैं, क्या वो व्यवस्था सही थी जब एक कलम से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती थी? कांग्रेस के जमाने में कैसे चुने जाते थे? एक हस्ताक्षर से चुने जाते थे ना। आज तो फिर भी ये व्यवस्था बना दी है कि जब तक विपक्ष के दल की सहमति, रजामंदी नहीं होगी, एक कमेटी का गठन कर दिया गया जिसमें एलओपी की भी भूमिका है, उसके बाद इनकी नियुक्ति होती है। तो एक ऐसी व्यवस्था पे इनका प्रश्न चिन्ह है, जहां पे एक समिति के द्वारा इलेक्शन कमीशन को चुना जा रहा है। पर जब कांग्रेस के जमाने में एक हस्ताक्षर से चुन लिया जाता था, वो व्यवस्था सही थी। हकीकत है कि अगर इनको किसी एक व्यवस्था में नुक्स निकालने हैं, किसी एक संस्था में नुक्स निकालने हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज नहीं है, वो इनकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी। उस गांधी महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिगिंग करके, इलेक्शन माल प्रैक्टिस करके बीजेपी जीता है, ऐसा आज आर्टिकल लिखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी कैसा जीते हैं? तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी माल प्रैक्टिस किया क्या? तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी रिगिंग करके जीते क्या? राहुल गांधी देश के जनता को, तेलंगाना जनता को बताना चाहिए। बिल्कुल ऐसी आरोप करना और उनका इनएफिशिएंसी को, कांग्रेस पार्टी फेल्यूर को भारतीय जनता पार्टी की विजय के ऊपर जनता का दृष्टिकोण बदलाने के लिए जो प्रयास करे, बिल्कुल
हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट है, जो आर्टिकल है, बिल्कुल हम उसको खंडन कर रहे हैं। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राहुल के बयान का समर्थन कर दिया है। के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस संवैधानिक संस्थाएं सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा। तो सवाल यह कि बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने दांव क्यों चला है? क्या चुनाव को कमजोर करने के लिए या फिर बिहार चुनाव में हार की आशंका को देखते हुए फिक्सिंग का शोर मचाया जा रहा है, या राहुल के दावों में दम है, या फिर वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं? बातचीत करने के लिए राहुल आनंद प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर राजकुमार रंजन प्रवक्ता आरजेडी, डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव प्रवक्ता जेडीयू, प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। शुरुआत में सबसे पहले रंजीत जी आपसे ही करूंगा। रंजीत जी, ये चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव हुए काफी वक्त हो गया, तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि भाई आपने कोई लिखित शिकायत तो नहीं दी, तो फिर ये हिट एंड रन क्यों है? अगर कोई कंप्लेन है, रिटर्न कंप्लेन है, तो रिटर्न कंप्लेन चुनाव आयोग को दीजिए। विवेक जी, चुनाव आयोग को कई बार लिखित में भी शिकायत दी गई। और दूसरी बात आपको ये मैं कहना चाह रहा हूं कि भाजपा जब से सत्ता में आई है संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में लगी है और उन कमजोर संस्थाओं पे कब्जा करने में लगी है। और अभी मैं चिराग पासवान जी को सुन रहा था, बताइए कि 2023 तक जो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होती थी उस समिति पर भाजपा ने कब्जा किया या नहीं किया? उस समय तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसके सदस्य होते थे, उनको हटाकर उसमें केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया गया ताकि 2-1 से हमेशा उनका बहुमत बना रहे। तो संवैधानिक संस्थाओं पे गलत तरीके से कब्जा करने की नीयत दुनिया के सामने आई। दूसरी बात, एक और संवैधानिक सुधार की बात मैं करता हूं कि जब एक हाईकोर्ट के आदेश पर कहा गया कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, जो सीसीटीवी फुटेज है, ये सब आपको उस पोलिंग स्टेशन में देना है। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने, भारत सरकार ने चुनाव आयोग की मिली भगत से एक संशोधन लाया, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को इन्होंने अमेंड कर दिया और उसके सेक्शन 93(2)(a) में इन्होंने संशोधन कर सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड देने से मना कर दिया। तो संवैधानिक संस्थाओं को एक नियोजित तरीके से गलत मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों की मिली भगत रही है इस संस्था को कमजोर करने में। अगर इस पर नेता प्रतिपक्ष सवाल उठाते हैं तो फिर इसमें गलत क्या है? मुझे लगता है चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। और जब जब सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जवाब देने लगती है। इसका मतलब यह कि दाल में कुछ काला है और उस काले दाल में भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता है। विवेक जी, प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। भाई, ट्विटर पर कोई पोस्ट कोई लिखे, उसका जवाब चुनाव आयोग कैसे देगी? ये लड़ाई ट्विटर पर लड़ी जाएगी क्या? कहां रिटर्न कंप्लेन है? किस बात का रिटर्न कंप्लेन है? चुनाव आयोग डिनाई कर रहा है, कोई रिटर्न कंप्लेन है ही नहीं। आप दीजिए रिटर्न कंप्लेन, और अगर आप रिटर्न कंप्लेन नहीं दे सकते, आप कोर्ट में केस कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर एलिगेशंस इतने सीरियस हैं तो लड़ाई भी सीरियस होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया की लड़ाई तो नहीं है ना रंजीत भाई? मुझे बताइए, सोशल मीडिया की लड़ाई है क्या? विवेक जी, आपको ध्यान होगा कि चुनाव आयोग को बार बार लिखित में शिकायत दी गई। कब दी गई? उसे खारिज कर दिया। ये आपको भी पता है और पब्लिक डोमेन में भी नहीं, है। इस बार ये जो कथित मैच फिक्सिंग वाली जो बात है, ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है कि नहीं, बताइए मुझे।
नहीं और ये बिहार चुनाव से ठीक 3 महीने पहले क्यों है? महाराष्ट्र के चुनाव को काफी वक्त हो चुके हैं। उसके बाद बेशक आपने कंसर्न रेज किया था, उसका जवाब आपको चुनाव आयोग ने दिया था। इस पर हम कई बार डिबेट कर चुके हैं। विवेक जी, आपके सवाल पूरे हो गए हों तो आपके 2-3 क्वेरी का मैं जवाब देना चाहता हूं। आप ये पूछ रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे है। कल के इंडियन एक्सप्रेस को आप देखिए, उसमें बतौर लेख है राहुल गांधी जी का, हिंदी के अखबारों में भी लेख है, और उसमें उन्होंने सिलसिलेवार तरीके और उसमें विवेक जी उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से 5 तरीके से बताया है कि किस तरह से चुनाव में गड़बड़ी की गई। उन्होंने निर्वाचन आयोग की नियुक्ति को लेकर पहला बिंदु उठाया, उन्होंने फर्जी मतदाताओं को सूची में जोड़ने की बात उठाई। जहां भाजपा कमजोर थी, ऐसे 85 विधानसभा क्षेत्र के 12,000 बूथों का उन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरह से 5 बजे शाम के बाद 600 की संख्या में उस पर वोटर वोट करने आए। अगर सामान्य एविडेंस कहां है? तो उसमें समय लगता है। एविडेंस कहां है? मैं कह दूं प्रोफेसर रंजीत कुमार ने मेरा अपहरण कर लिया, मुझे फोन पर धमकी दी, लेकिन उसका कोई एविडेंस ही नहीं कर दे पाऊं तो उसका फायदा क्या है? आप किसी भी अखबार में आर्टिकल लिखिए, लेकिन एविडेंस तो होना चाहिए ना भाई। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, एक मजबूत पार्टी है। कांग्रेस के बूथ लेवल पे कार्यकर्ता होंगे, वो एविडेंस दे देंगे, या उनको भी नहीं पता था, सिर्फ राहुल गांधी को पता है? विवेक जी उन्होंने बिल्कुल डाटा के साथ बात की है। ठीक है, और मैं राहुल आनंद जी के पास जा रहा हूं। आप कह रहे हैं डेटा है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई मतदाताओं की जानकारी मतदाताओं की सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है, उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। अगर आपको डेटा देखना ही है तो हाईकोर्ट में याचिका डालिए, हाईकोर्ट के सामने वीडियो दिखाए जा सकते हैं। नहीं विवेक जी, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने अपने लेख में ही उन डाटा का प्रयोग किया है, उनको बताया है कि किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है। अगर उसे आप बताने का मौका दे तो मैं भी आपको बता दूंगा। अरे भाई साहब, कहां हुए हैं। मैं ठीक है, राहुल आनंद जी से एक बार जवाब ले लूं, फिर आ रहा हूं आपके पास वापस। राहुल आनंद जी, ये है कि जो लोकतंत्र की आस्था पे जो ये चोट मारने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो संविधान की जो प्रति लेकर जो लहराते हैं, जो विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, एक संविधान को पॉकेट डिक्शनरी की तरह इस्तेमाल करते हैं। शायद वो इस चीज को भूल गए कि संविधान के अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की स्थापना करता है। ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और वो उसको इतने अधिकार मिलते हैं कि पूरे देश में वो चुनाव निष्पक्ष रूप से तैयार करा सके। अगर बात करें हाल के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में, अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे बता दूं आपको कि 2023 में कोर्ट ने ही ये ऑर्डर एक दिया था, जिसमें कहा था कि चुनाव आयोग की स्थापना करते समय 3 चीजों का ख्याल रखा जाए, जिसमें कौन कौन उसके सदस्य होंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता, और भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जिन राज्यों में इनकी सरकार बन जाती है, उस राज्य में तो चुनाव आयोग इनके मन मुताबिक काम करता है, लेकिन अगर जनता द्वारा ये नकारे जाते हैं, वहां पे चुनाव आयोग को ये सेटिंग वेटिंग की बातें बता देते हैं और मैच फिक्सिंग की बातों पे ले जाते हैं। देखिए कांग्रेस पूरी तरह, और आपने अभी दिखाया तेजस्वी यादव जी का भी बयान आपने दिखाया। इस बयान के तहत अगर मैं बात करूं तो आपको मैं एक संदर्भ याद दिला देता हूं, हमारे RJD के साथी बैठे हैं, वो भी इसको बता सकते हैं कि जब पटना के अंदर वोटिंग हो रही थी और लालू गांधी जी के पुत्र को, यानी कि नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव जी को जब जाना था वोट डालने के लिए, तो वो नहीं गए थे वोट डालने, पटना में रहकर नहीं गए थे, ये कहकर कि मैं नहीं जाऊंगा, देखते हैं क्या होगा, ये कहकर उन्होंने चुनाव छोड़ दिया था। सवाल ये उठता है कि आप लड़ाई के पहले ही अगर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। उन्होंने ये कहा, आप इसका सिलसिलेवार तरीके से आंसर कर दीजिए राहुल जी। उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग की टीम में ढांचात्मक बदलाव किया गया, संरचनात्मक बदलाव किया गया, और 2-1 की स्थिति बनाई गई जिससे कि बीजेपी इसे अपने फेवर में कर सके। अभी रंजीत जी ने एलिगेशन लगाया, इसके बाद एलिगेशन लगाया कि भाई मतदाता सूची में हेरफेर की गई, इसके बाद एलिगेशन लगाया कि 6 बजे के बाद कैसे वोटिंग होती रही। ये 2-3 सवाल निकले हैं। और देखिए, ये मैं पहले सवाल का आपको उत्तर दे दूं, जो आपने मुझे बताया कि चुनाव आयोग पे जो आरोप लगे। सबसे पहले कि आज भी एक पेपर में ही एक आर्टिकल है जिसमें चुनाव आयोग ने इस बात को कहा है कि अगर जब वहां वोटिंग हुई, कोई लिखित शिकायत हमें क्यों नहीं दी गई अब तक विपक्ष के द्वारा, पहली बात। दूसरी बात, जो वोटिंग 6 बजे के बाद की बातें ये कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कहीं कहीं टेक्निकल इशू आती है। टेक्निकल इशू के बाद अगर जो समय जायज हो जाता है वहां पे, तो उसके बाद चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया है हर जगह कि आप अगर 1 घंटा पर वोटिंग प्रभावित होती है तो वो 1 घंटा आगे बढ़ेगी। लेकिन देखिए, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि कांग्रेस क्या करती है, विपक्ष क्या करता है कि चले थे कहां, जाने के लिए जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। ये हमेशा विपक्ष इस तरह की बातें करके अपने आप को कटघरे में खड़ा कर देता है। मुझे बताएं कि बिहार के अंदर अगर 4 सांसद आए हैं महागठबंधन के, तो क्या वो सिटिंग के तहत आए हैं?
अगर बिहार में बीजेपी की सीटें कम अगर हुई हैं तो क्या महागठबंधन को जो बढ़त मिली तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में सेटिंग कर ली थी। इस तरह की अगर बातें कहेंगे तो ये ईवीएम का रोना धोना इनका आम बात है, ये करके अपने आप को ही कटघरे में खड़े करते हैं। ठीक है भाई, आप चुनाव जीते तो ईवीएम ठीक, बीजेपी चुनाव जीत जाए तो ईवीएम खराब। राजकुमार रंजन जी, भाई आपके तेजस्वी जी भी उसी ईवीएम से चुनाव जीत कर आते हैं बार बार, आपके सांसद आपके विधायक भी उसी ईवीएम से चुनाव जीतते होंगे। राजकुमार रंजन जी। विवेक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यह समस्या पैदा कहां से हुई थी। जस्टिस के एम जोसेफ का जो फैसला, सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का जो फैसला था, वो जो सुनाया गया था कि 3 जो चयन करता रहेंगे, प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया लग रहा था कि विपक्ष के लीडर रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, चीफ जस्टिस भी रहेंगे। जब तक नियम नहीं बनता तब तक इस तौर पर चयन प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन सरकार ने राज्यसभा में नियम पारित करके इसमें एक बुनियादी परिवर्तन किया। प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहेगा। समस्या यहां से शुरू होती है कि एक कैबिनेट मंत्री को मनोनीत कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे। सवाल है कि चयन प्रक्रिया में एक प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और उनके मनोनीत एक सदस्य और विपक्ष के लीडर तीनों रहेंगे, और मनोनीत जो किया जाएगा जाहिर तौर पर जो बहुमत होगा 3 में से वही होगा। समस्या यहां से पैदा होती है जब मनोनीत सदस्य, जाहिर है सत्ता और राजनीति की धारणा में राजनीतिक धारणाएं सबसे ऊपर हो जाती है और अपने लोगों को लोग फेवर करते हैं। उस चयन प्रक्रिया में जो उनके मनपसंद का व्यक्ति होगा उसको उस संवैधानिक पद पर बैठाया जाएगा। यह बहुत किंतु परंतु वाली बात नहीं है, सीधा साफ यह चीजें इंगित है, सब लोग समझते हैं कि यह क्या हो रहा है, संवैधानिक पद पर चयन की प्रक्रिया क्या है। अब दूसरी बात हम आते हैं कि आखिर यह आरोप क्यों लगाया जाता है? आरोप लगाने का कारण क्या है? जो राहुल गांधी प्रश्न उठा रहे हैं उस प्रश्न पर सही से जांच होनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस में जो पूरा उनका डिटेल आया है, इंटरव्यूज जिस तरह से आए हैं बिहार प्रभारी के, उसमें साफ उल्लेख है क्या क्या कारण थे महाराष्ट्र में, किस तरह से गड़बड़ियां हुई, 24-48 घंटे में कितना मतदाता सूची में जोड़ दिया गया नाम। यह जांच का विषय है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे माननीय बिहार प्रतिपक्ष के लीडर तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इलेक्शन, निर्वाचन आयोग द्वारा जो घोषित होता है इलेक्शन चुनाव की तिथि, वह तिथि निर्वाचन आयोग से पहले ही भाजपा के आईटी सेल घोषित कर देता है। कब हुआ ऐसा? लगातार हो रहा है। बिहार चुनाव में हुआ। मैं तो मीडिया में काम करता हूं सर, मैंने जब भी देखा है तो ऐसा देखा है रंजन भाई के पूरा देश इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करता है। तीसरी बात नहीं ऐसे तीसरी बात आप कुछ भी कह के आगे थोड़ी बढ़ जाएंगे। मैंने देखा है कि इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार होता है और इलेक्शन कमीशन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेट्स अनाउंस करता है। सोशल मीडिया पर यह प्रसारित कर दी जाती है। क्या? कई बार सोशल मीडिया में ऐसा हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है। आपके पास है कोई डेटा है आपके पास? कई बार यह प्रश्न, अरे कोई डेटा है, कोई तारीख है, हमें भी दे दीजिए, हम भी खबर चला लें। कोई डेटा है, कोई तारीख है जब किसी इलेक्शन में ऐसा हुआ हो? ये तो कई बार यह प्रश्न उठ चुका है सर। ऐसे हवा एलिगेशन लगाने से काम नहीं चलेगा। राजकुमार जी, मैं बेसिक बात करता हूं, आप लोगों ने बहुत टेक्निकल डिबेट बना दिया है। मैं सीधा सवाल पूछता हूं भाई, अगर भाजपा के हाथ में इतना ही पावर था, नहीं आपका जवाब बहुत लंबा हो गया, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, कई मेहमान वेट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं टेक्निकल बात नहीं करता हूं, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। अगर बीजेपी को इतना ही सब कुछ पता था, या ईवीएम में इतनी आसानी से रिगिंग होती है, इतना ही आसानी से ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, वोटर्स बढ़ाए जा सकते हैं, तो 240 तक बीजेपी को सिमटने की क्या जरूरत थी भाई? कम से कम 272 पूरा कर लेते, वो अपना मेजॉरिटी में चले जाते। 2 बैसाखी लेने की क्या आवश्यकता थी, एक साउथ से और एक बिहार से? मैं सिंपल सा लॉजिक है, मुझे बताइए क्या आवश्यकता थी कि भाई बीजेपी तीसरे टेन्योर में जहां 400 पार की बात करी थी वहां 240 पर अटक जाए और 100 सीटें राहुल गांधी को आ जाए? तो क्या ईवीएम रिग था राहुल गांधी के फेवर में?
कांग्रेस पार्टी के फेवर में इस बार के इलेक्शन में? क्या ईवीएम में कोई खेल हुआ था? बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई? बिहार चुनाव में साफ यह दिखाई दिया गया शाम तक जिस कैंडिडेट का नाम। अरे मैंने भाई साहब बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछा है। एक रीजन बताइए कि ईवीएम रिग था लोकसभा के चुनाव में। महाराष्ट्र चुनाव हार गए, आपको लगता है महाराष्ट्र चुनाव में भाई ईवीएम रिग था? आप हिमाचल और कर्नाटक को लेकर क्या कहेंगे जहां कांग्रेस जीत गई? आप छत्तीसगढ़ राजस्थान को लेकर क्या कहेंगे जहां पिछले बार कांग्रेस जीती थी, इस बार बीजेपी जीती है? सवाल उठता है कि क्या कारण है, कुछ तो कारण है। अरे सर, कारण यह है कि आपको लोग वोट नहीं कर रहे हैं, कारण यह होगा। और क्या कारण होगा? नहीं तो इलेक्शन कमीशन आपको तो जवाब दे ही रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में जैसे 48 घंटा में इतने वोटर लिस्ट में नाम कहां से जुट जाएंगे जो राहुल गांधी प्रश्न उठा रहे हैं? भाई साहब, राहुल गांधी ने जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तब भी चुनाव आयोग से सवाल पूछा था। चुनाव आयोग ने बाकायदा लेटर में जवाब दिया, बुलाकर भी जवाब दिया, डेलीगेशन भी मिलने गया, उसको भी जवाब दिया। अब ये सोशल मीडिया पर घमासान मचाने का मकसद यही है ना कि बिहार इलेक्शन को टारगेट किया जाए। बिहार इलेक्शन में क्या खेल किया जा सकता है? बात सियासी है, मैं समझ रहा हूं। बात सियासी नहीं है, बात है ईमानदारी की। ठीक है, नियोरा प्रसाद जी कौन ईमानदार नहीं है? ईमानदारी नहीं होगी। ठीक है, नियोरा प्रसाद जी जेडीयू कौन ईमानदार नहीं है? कह रहे बात ईमानदारी की है, बात सियासी नहीं है। थोड़ा सा मैं रंजीत जी एक सेकंड रुकिए, मैं आ रहा हूं। रंजीत जी एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा तो मैं इतिहास बता दूंगा इन लोगों का, क्योंकि बहुत करीबी से इन लोगों का इतिहास मैं जानता हूं। जो संविधान की अवहेलना करता रहा, जो संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करता रहा, आज वह लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में रखा है। मैं एक दो बार बात की ओर इशारा करूंगा, एक ही बात मैं कहूंगा, जुडिशियरी की ओर इशारा करूंगा। आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, आप भी जानते होंगे कि जूनियर आदमी सीनियर आदमी को नीचे करके जूनियर को चीफ जस्टिस बना दिया। ये क्या किया था कांग्रेस की सरकार ने, यह तो इन लोगों को ये लोग नहीं जानते होंगे। तो ऐसी कई संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं कांग्रेस अपने पॉकेट में लेकर चला करता था। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बूथ की जो ईवीएम की बात कर रहे हैं जी, इस देश में बूथ लूटने का इतिहास कहां से शुरू हुआ? कांग्रेस काल से शुरू हुआ। शुरू ही नहीं हुआ, अगर वोट नहीं दिया तो 23 लोगों को बिहार में कांग्रेस के शासनकाल में धनवार बेटा नटवार में 23 लोगों की हत्या दलितों को कर दी गई, इसलिए कि कांग्रेस को वोट नहीं किया था। एक बात और कहते हैं, देखिए हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं। कांग्रेस जब सत्ता में था तो हम लोग विपक्ष में रहे, तो एक हम लोग ने भी परसेप्शन बनाने की कोशिश की थी कि वोट मारते हैं समाजवादी पार्टी पर, अब उग जाता है कांग्रेस पर, जरूर कोई केमिकल कांग्रेस बैलेट पेपर में लगा रहा है। तो ये जो इसी प्रकार कांग्रेस जो परसेप्शन बनाने की कोशिश, नहीं तो डिमांड तो यही है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा जाए, ईवीएम से चुनाव ना करा जाए। आ गए परसेप्शन बनाने का जो कोशिश कांग्रेस कर रहा है। आज कम से कम ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तो गरीब गुरबा लोग वोट कर रहे हैं, बैलेट में नहीं करते हैं। एक बात और मैं कहता हूं, ये लोग क्या बोलेंगे आरजेडी के लोग या कांग्रेस के लोग। मैं स्वयं 95 में चुनाव लड़ रहा था, मेरे बैलेट बॉक्स बदल दिए गए। ऐसे लोग क्या करते थे, बूथ से बैलेट बॉक्स उठाया और दूसरा बैलेट बॉक्स ले आया। तो ये धंधा जो लोग करते थे, गरीबों को वोट नहीं डालने देते थे, कमजोर वर्गों को यह कहते थे तुम घर बैठो तुम्हारा वोट हम डाल देंगे। तो ये लोगों को यही दिक्कत हो रहा है कि भाई हम ये काम नहीं कर पा रहे। एक बात महत्वपूर्ण है, ये लोग कहते हैं कि नाम जोड़ दिया गया। क्या आपने कमीशन को सूची दिया कि अमुक व्यक्ति का गलत नाम जोड़ दिया गया? इलेक्शन के पहले
ये सारे तैयारियां होती है कि वोटर लिस्ट में कौन डेथ कर गया, कौन नहीं है, कौन कहां चला गया, उसके आधार पर प्रकाशित होता है। प्रकाशित होने के बाद अगर कांग्रेस ने आपत्ति किया होता तो ये सवाल आज नहीं उठाता। हम लोग भी आपत्ति करते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आप नहीं चलिएगा, अनावश्यक रूप से आप विवाद देश में खड़ा करिएगा, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर अविश्वास करिएगा, तो इसका मतलब है आप भारत के संविधान को न मानने वाले लोग हैं।